अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। आरएसपुरा सेक्टर के जजोवाल गांव के पास भारतीय क्षेत्र में ड्रोन घुसने की सूचना मिलने पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान तुरंत हरकत में आए और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को शाम करीब 7 बजे भारतीय सीमा में उड़ते हुए देखा गया। इसके बाद बॉर्डर आउटपोस्ट चक्रोई और जुगनूचक के अधीन आने वाले इलाकों में बीएसएफ की टीमें सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। इसी बीच सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जिला प्रशासन ने ड्रोन, यूएवी और अन्य हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगली बड़ी खबर, जीएसटी दरों में होने जा रहे बदलाव का असर नजर आने लगा है। इस बीच अमूल की मार्केटिंग कंपनी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ GCMAMF ने 700 उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। नए मूल्यों के तहत 1 लीटर घी की कीमतों में 40 रुपये तक की कटौती की गई है। कंपनी ने कहा है कि नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। मक्खन, घी, UHT दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक जैसे उत्पादों की मूल्य में संशोधन हुआ है। इससे पहले मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी। अगली बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने शक्ति भवन में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि 50% से ज़्यादा बिजली चोरी वाले फीडरों को चिन्हित करें, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट मीटर लगाएं, विजिलेंस की कार्रवाई भी की जाए, पुराने संविदा कर्मियों को हटाकर नए को तैनात किया जाए। उन्होंने निर्देशित कि त्योहारों में अंधेरा या बिजली कटौती किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगी। टीमें अपनी मर्जी से कहीं भी छापेमारी न करें। हिदायत दी कि जहां विद्युत चोरी अधिक है वहां कार्रवाई अवश्य की जाए, लेकिन कार्रवाई करते समय पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन किया जाए। गरीब एवं छोटे उपभोक्ताओं को बिल्कुल भी परेशान न किया जाए। अगली बड़ी खबर, यूपी के गाजियाबाद क्षेत्रांतर्गत नेशनल हाईवे नौलाल कुआं के पास शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओम साई फार्म हाउस के सामने स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल अनुराधा 35 वर्ष की थी, जो ट्राले की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही महिला कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका अनुराधा की पोस्टिंग दादरी थाना में थी। वह ड्यूटी पर अपने गोविंदपुरम आवास से थाना दादरी जा रही थी। बीती रात उनकी नाइट ड्यूटी थी, मगर उनको दिन में भी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। मूल रूप से वह ग्राम हरियाखेड़ा, थाना बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। वर्ष 2011 बैच की भर्ती अनुराधा महिला थाना कविनगर सिहानी गेट ऑफ पुलिस लाइन में तैनात रही। कांस्टेबल अनुराधा पिछले 1 वर्ष से कोतवाली दादरी गौतम बुद्ध नगर में तैनात थी। अपने बेटा विराट 7 वर्ष और बेटी माई 5 वर्ष के साथ गोविंदपुरम गाजियाबाद में रहती थी। अनुराधा की ससुराल ग्राम रोहना हाजीपुर चरथावल मुजफ्फरनगर में है। इनके पति गौतम पुंडीर जो इंजीनियर हैं और किसी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। मृतका के रिश्तेदार ने बताया कि कुछ समय से पति पत्नी में आपस में विवाद चल रहा था। लगभग 1 वर्ष से दोनों अलग अलग रह रहे थे। अनुराधा के पास बच्चों की देखभाल के लिए उनकी माता बसंती देवी रहती हैं। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीज़ा के शुल्क में भारी बढ़ोतरी के फैसले ने उद्योग जगत में खलबली मचा दी है। ट्रंप के ऐलान के बाद कई अमेरिकी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों जो जल्द वापस लौटने के लिए कहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने H-1B और HR वीज़ा धारकों को निकट भविष्य में अमेरिका में ही रहने की सलाह दी है। कई कंपनियों ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को एक एडवाइजरी ईमेल भेजा है, जिसमें इन वीज़ा धारकों को समय सीमा से पहले अमेरिका लौटाने के लिए कहा है। इसके अलावा कंपनी ने वर्तमान में अमेरिका से बाहर रहने वाले कर्मचारियों से भी वापस आने का आग्रह भी किया गया है। अगली बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेला गया पिछला मैच हैंडशेक विवाद के कारण सुर्खियों में रहा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों टीमों 14 सितंबर को पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थीं। इस मैच से पहले इसका बहिष्कार करने की मांग उठ रही थी और इसे लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि भारत ने वो मुकाबला आसानी से अपने नाम किया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब दोनों टीमें एक बार फिर एशिया कप के सुपर 4 चरण के मैच में आमने सामने होंगी, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का रवैया कैसा रहता है। भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं मिलाए थे हाथ। दरअसल उस मैच के दौरान भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जरा भी तवज्जो नहीं दी। पहले टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया और इस परंपरा को तोड़ा। इसके बाद जब मैच खत्म हो गया तो भी भारतीय खिलाड़ी सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए और पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर खड़े रह गए। सूर्य कुमार और हेड कोच गौतम गंभीर का यह कदम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के परिवारों के प्रति समर्थन के तौर पर देखा गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा मैच के बाद पुरस्कार समारोह के लिए नहीं गए। अगली बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला किया। इसके तहत अब अमेरिका में कंपनियों को दूसरे देशों के उच्च कौशल क्षमता वाले लोगों को नौकरी देने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा के लिए फीस में बढ़ोतरी कर इसे $1 लाख सालाना करने का निर्णय ले लिया है। यानी अब अमेरिका की जो भी कंपनियां विदेश से उच्च कौशल वाले लोगों को लाएंगी, उन्हें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए वीज़ा पर मोटी रकम खर्च करनी होगी। ये कदम चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि पहले अमेरिकी सरकार टेक कंपनियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए H-1B वीज़ा जारी करने के लिए $1,000 $88,000 रुपये वसूलती थी, जो कि अन्य तरह के टैक्स मिलाकर $1,500 $1,32,000 रुपये तक पहुंच जाता था। हालांकि अब ये रकम करीब 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा। दरअसल H-1B वीज़ा की सबसे ज़्यादा मांग भारत में ही रही है।
बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आदि उच्च कौशल क्षमता वाले पेशेवर इस वीज़ा के जरिए ही अमेरिका जाकर वहाँ की कंपनियों के लिए काम कर पाते हैं। भारत के अलावा चीन और कुछ अन्य विकासशील देश के नागरिक भी अमेरिका जाकर नौकरी करने के लिए H-1B वीज़ा पर ही निर्भर हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई ने न्यायाधिकरणों काइकिंग मैरिट ट्रिब्यूनल के गैर न्यायिक सदस्यों को लेकर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों के कुछ गैर न्यायिक सदस्य सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने से बचते हैं। इसमें से अधिकतर गैर न्यायिक सदस्य पूर्व नौकरशाह होते हैं। उनको इस पर विचार करना चाहिए। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन CJI BR गवई ने ट्रिब्यूनल और न्याय प्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर बात की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुए आयोजन में CJI गवई ने कहा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण न्यायालयों से अलग हैं। वे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके कई सदस्य प्रशासनिक सेवाओं से आते हैं जबकि अन्य न्यायपालिका से आते हैं। उन्होंने कहा कि यह विविधता एक ताकत है जो न्यायिक कौशल और प्रशासनिक अनुभव को एक साथ लाती है, लेकिन सदस्यों को लगातार प्रशिक्षित करने की जरूरत है। साथ ही पात्रता और आचरण के समान मानकों का पालन कराना चाहिए। अगली बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा पर लगाई गई हालिया पाबंदियों पर बयान जारी किया है। मंत्रालय ने बताया कि सभी संभावित प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी कि इस कदम के मानवीय परिणाम हो सकते हैं और ये कई परिवारों के जीवन में व्यवधान पैदा कर सकता है। विदेश मंत्रालय अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है और किसी भी निर्णय से पहले सभी हितधारकों की राय को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के उद्योग नवाचार और रचनात्मकता में जुड़े हैं और उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश मिलकर इस मुद्दे पर सबसे उपयुक्त रास्ता खोजेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय उद्योग और अमेरिकी साझेदार इस पर परामर्श कर सकते हैं ताकि पेशेवरों और परिवारों पर न्यूनतम असर पड़े। अगली बड़ी खबर, कानपुर में हमराज बिजनेस सेंटर और कोपरगंज के दुकानदार मिलकर 20 दिवसीय गारमेंट्स मेला लगाएंगे। शनिवार से शुरू होने वाला मेला 11 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ 400 दुकानों के स्टैंड होंगे। मेला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे। GT रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में ये जानकारी दी गई। मेला के चेयरमैन नजम हमराज ने बताया कि हमराज कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद यहाँ के व्यापारियों का व्यापार खत्म होने के कगार पर आ गया है। इस मेले के माध्यम से व्यापार बढ़ सकेगा। अध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे ने कहा कि कोपरगंज अग्निकांड के कारण अलग अलग शहरों और राज्यों के व्यापारियों को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की नियत नीलानार योजना और नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 से नक्सलियों में विश्वास और उम्मीद बढ़ी है। अब माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं। 17 सितंबर को नारायणपुर जिले में माड़ बचाओ अभियान के तहत 5 महिला सहित कुल 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनाम घोषित थे। इस तरह कुल 18 लाख रुपए गायब थे इनाम रखा गया था। हाल ही में 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली सुजाता ने तेलंगाना में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इस बड़ी कामयाबी के पीछे स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के अथक प्रयास और मेहनत तो हैं ही, साथ ही सरकार की नियत नीलानार योजना भी बेहद कारगर साबित हो रही है। ये योजना नक्सलियों को हथियार छोड़कर घर वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार की इस योजना को बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। इसके लिए 1 सितंबर से पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान खरीद होगी। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की है। धान कॉमन 2,369 और ग्रेड ए का रेट 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। धान बिक्री के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है। किसानों को खाद्य व रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण कराना होगा। धान की खरीद पंजीकृत किसानों से ही होगी। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 180018000150 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इन जिलों में 1 अक्टूबर से होगी खरीद। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी संभाग और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी व सीतापुर में भी धान खरीद 1 अक्टूबर से होगी। अगली बड़ी खबर, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी जेएनजी का पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हुआ है। शनिवार को जेएनजी के एक समूह ने 8 सितंबर को काठमांडू के नया बानेश्वर में विरोध के दौरान 19 प्रदर्शनकारियों के मौत मामले में 73 वर्षीय ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, मुख्य जिलाधिकारी छब्बी रिजाल की गिरफ्तारी की मांग की। एक दिन पहले पूर्व PM ओली ने सफाई दी थी कि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। सवाल उठाया था कि हमारी पुलिस के पास ऑटोमेटिक हथियार भी नहीं थे तो गोलियां कैसे चली। उन्होंने इसके पीछे बड़ी साजिश बताते हुए जांच की मांग की है। ओली ने 9 सितंबर को PM के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगली बड़ी खबर, लोहाघाट चंपावत माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने वेतन न मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है। शिक्षकों ने विभाग से जल्द उनका वेतन देने की मांग की है। ब्लाइनक अध्यक्ष बसंत बोहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिथि शिक्षकों ने कहा कि वह 10 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
समय पर वेतन न मिलने, दीर्घकालीन अवकाश का वेतन न मिलने से आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षकों ने विभागीय अधिकारियों पर वेतन आहरित करने में विलंब करने और दीर्घकालीन अवकाश का मानदेय आहरित न करने का आरोप लगाया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि COMS बिष्ट ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण कार्य के आधार पर माह, जून, जनवरी का वेतन आहरित करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना था कि अतिथि शिक्षकों को माह अगस्त 2025 की अवधि का मानदेय भी नहीं मिल पाया है। अगली बड़ी खबर, बनबसा चंपावत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट HTU ने शनिवार को बनबसा के होटलों में औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई SP अजय गणपति और CO वंदना वर्मा के निर्देश पर की गई। चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 2 होटलों पर धारा 52, 3, 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2010 के तहत कार्रवाई की गई। बताया गया कि एक होटल पर 5,000 और दूसरे पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुछ अन्य होटलों में की गई कार्रवाई में अनियमितता नहीं पाई गई। होटल स्वामियों को नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। चेकिंग अभियान में HTU प्रभारी इंद्रजीत, निरीक्षक HC पुष्पा रानी, कांस्टेबल जगदीश चंद्र, राकेश प्रसाद आदि थे। अगली बड़ी खबर, भारतीय टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने शनिवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में 50 गेंदों में शतक पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय बन गई। इस मामले में उन्होंने पूर्व कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। दरअसल कोहली ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतक लगाया था और एक दशक से ज्यादा समय तक यह रिकॉर्ड उनके ही नाम था। मंधाना ने करेन रोल्टन को पीछे छोड़ा। महज 50 गेंदों में शतक जड़कर मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई। उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज करेन रोल्टन के 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए 57 गेंद में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग 2012 से 13 सत्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंद में शतक बनाया, जिससे वह सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर हैं। अगली बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को एक बार फिर एशिया कप में आमने सामने होंगी। भारत ने ग्रुप चरण के मैच में पाकिस्तान को आसानी से हराया था और अब सुपर 4 चरण में भी टीम की कोशिश इस चिर प्रतिद्वंद्वी टीम को पटखनी देने के इरादे से उतरेगी। इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान को भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल का डर सता रहा है। गिल शाहीन के बीच देखने मिलेगी टक्कर। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में एक बार फिर तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और गिल के बीच मुकाबला देखने मिलेगा। ये दोनों टीमें जब रविवार को आमने सामने होंगी तो 14 सितंबर को हुए मैच की यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिसमें हैंडशेक विवाद ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए थे और वह सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर रवाना हो गए थे। मैच के दौरान एक बार फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि विवाद के बाद भारत का रवैया कैसा रहता है। अगली बड़ी खबर, आगरा के थाना ट्रांस यमुना में महिला और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हुआ था। इसकी जांच जारी है। उधर महिला ने चोरी के केस में बिना तथ्यों की पड़ताल किए फाइनल रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया था। पुलिस आयुक्त ने FR को निरस्त कर दिया है। वहीं जांच पूर्व SHO और इंस्पेक्टर कोतवाली भानु प्रताप यादव को दी है। वहीं पुलिस पर लगे आरोपों की जांच ADCP क्राइम हिमांशु गैरव को दी गई है। 19 अगस्त को थाने में पीड़ित महिला और महिला दरोगा में विवाद हुआ था। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया था। महिला के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई थी। जमानत पर रिहा होने के बाद महिला ने 22 अगस्त को अपना वीडियो वायरल किया था। इसमें कहा था कि वह वीडियो बना रही थी। इस पर उनके साथ मारपीट की गई। मोबाइल छीन लिया गया, कमरा बंद करके बेरहमी से पीटा गया। मामले की जांच अपर पुलिस उपायुक्त पूनम सिरोही को दी गई थी। उन्होंने महिला दरोगा और वादी महिला के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद अपनी रिपोर्ट पुलिस आयुक्त कार्यालय में दी थी। उन्होंने दोनों पक्षों को दोषी पाया था। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के मुताबिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, अखिलेश ने CM योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म पर कहा कि सुना है फिल्म चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई। पूछा कि फिल्म में मुकदमा वापसी वाला सीक्वेंस है या नहीं है, डायलॉग में बीप है या नहीं, कार पलटने वाला सीन है कि नहीं है। मालूम हो कि ये फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज हुई है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जंगली जानवरों और छुट्टा पशुओं के हमले में लगातार लोगों की मौत हो रही है। बिजनौर, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर समेत अन्य कई जिलों में यह संकट गहराता जा रहा है। वर्ष 2024 में जंगली जानवरों के हमले में प्रदेश में 60 लोगों की मृत्यु हुई और 220 लोग घायल हुए। यह सब पीड़ित समाज के गरीब परिवारों के लोग हैं। इसलिए भाजपा सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों की कोई मदद नहीं की। सपा सरकार आने पर जंगली जानवरों और सांडों के हमले से मरने वालों के परिवारों की और घायलों की मदद की जाएगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत्र पाल की एक सलाह कर्मचारियों के बीच चर्चा का केंद्र बनी है। इस सलाह पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSU के कर्मचारी हैरान और परेशान हैं। दरअसल 17 सितंबर को लोक उद्यम विभाग DPE को कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दिवाली और दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा पर रोक लगाई जाए। गिफ्ट से सरकारी खर्च बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए यह कदम उठाना जरूरी है।
आर्थिक सलाहकार ने लोक उद्यम विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखे पत्र में कहा है, यह देखने में आया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दिवाली सहित दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रैक्टिस है। अर्थव्यवस्था में पब्लिक रिसोर्स का न्यायपूर्ण इस्तेमाल हो, इसके लिए ऐसी प्रैक्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके चलते अब सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से आग्रह किया गया है कि वे इस प्रैक्टिस को बंद कर दें, किसी भी त्योहार पर गिफ्ट का आदान प्रदान रोक दें। आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेल में मिलने वाला पैक्ड पानी रेल नीर नया पर सस्ता हो गया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी कम होने का फायदा सीधे यात्रियों को दिया जा रहा है। इसी वजह से रेल नीर की कीमत घटा दी गई है। अब 1 लीटर बोतल की कीमत 15 रुपये की जगह 14 रुपये होगी और आधा लीटर बोतल की कीमत 10 रुपये होगी की जगह 9 रुपये होगी। दरअसल रेल नीर भारतीय रेलवे का अपना ब्रांड है जो यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर साफ और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराता है। इसे IRCTC, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम संचालित करता है। इसकी शुरुआत साल 2003 में इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय स्टेशनों पर अक्सर घटिया क्वालिटी का पानी बिकता था। रेल नीर का मकसद यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता और भरोसेमंद पैक्ड पानी देना है। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को H1B वीज़ा को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। ट्रंप ने H1B वीज़ा की सालाना फीस को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस नए आदेश के मुताबिक H1B वीज़ा की फीस को $1 लाख, करीब 88 लाख रुपये कर दिया गया है। ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ सकता है। बता दें कि H1B वीज़ा पर बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका में कार्यरत हैं। इस कदम के पीछे व्हाइट हाउस दे रहा है दलील। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को लेकर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने और वीज़ा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि H1B दुनिया का सबसे दुरुपयोग किया जाने वाला वीज़ा है। ऐसे में अब अमेरिका में सिर्फ वही लोग आएंगे जो वास्तव में